नमस्कार। मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। इसके पहले 3 सेशन ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम पर हमने थ्योरेटिकल किए हैं। आज का पूरा सेशन फुल लेंथ टेस्ट पर है। आज ये हम देखेंगे कि जो पिछली हमने आपको थ्योरी पढ़ाई है उसमें से कितनी आपके पास जानकारी है, या आपने अपनी तरफ से रिस्पिरेशन को, श्वसन को कैसे पढ़ा है। तो बिना समय गंवाए सीधा आपको सेशन की ओर ले चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और चैनल को शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। कमेंट सेक्शन का जरूर उपयोग कीजिए। सेशन देखने के बाद आप अपने कमेंट जरूर लिखा करिए। सेशन कैसा लगा या सवाल कैसे लगे, या आप कुछ सुधार चाहते हैं तो वो भी लिखें। अब बच्चों, जैसे ही हम आपको पहले सूचित कर चुके हैं कि अब हमारा यह सेशन रात को 9 बजे लाइव होगा मंडे से। तो उसके लिए आप कई बच्चों के रिक्वेस्ट थी हमारे पास, जिसको ध्यान में रखते हुए अब सेशन जो है वो 9 से 10 के बीच होगा मंडे से। तो इसलिए आप उसके लिए तैयार रहें। सीधा सवाल पहला आपसे। सवालों की संख्या याद रखिएगा, आज 10 हैं। और जब हम उत्तर पूछ लेंगे आपसे तो आप उसका डिस्कशन या उससे जुड़ी हुई बातें हम आपको आज बोलकर बताएंगे। डिस्कशन को आज लिखेंगे नहीं, इसलिए कॉपी और पेन अपना तैयार रखिएगा और खुद लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है। ग्लाइकोलिसिस क्रिया होती है। यह पहला सवाल। ऐसे जंतुओं में होती है जो अवायवीय रिस्पिरेशन करते हैं या बिना ऑक्सीजन के श्वसन करते हैं। एनारोबिक रिस्पिरेशन करते हैं एनारोबिक एनिमल्स में। अवायवीय जंतुओं में, अवायवीय जंतुओं में। बी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया पेशीय कोशिका में होती है, मस्कुलर सेल में होती है? ये दूसरा ऑप्शन है। सोच विचार कर जवाब करेंगे तभी ये जवाब आपसे बनेगा। सी ऑप्शन दे रहे हैं। क्या ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में होती है या प्रारंभिक कोशिका में होती है? याद करिए, प्रोकैरियोटिक दो तरह की कोशिका, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। क्या प्रोकैरियोटिक में होती है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि लगभग सभी कोशिकाओं में होती है। लगभग सभी कोशिकाओं में होती है। सोच विचार कर करिए जवाब कि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया पर पहले ध्यान करिए। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती क्या है यह ध्यान करिए। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होती कहां है यह ध्यान करिए, तब जवाब दीजिए। क्या ऐसे जंतुओं में होती है जहां ऑक्सीजन अनुपस्थित है? क्या पेशीय कोशिकाओं में होती है? क्या प्रोकैरियोटिक सेल में होती है, या सभी कोशिकाओं में होती है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। जब हम वापस आएंगे तो आपको समझाएंगे कहां होगी। बच्चों, दूसरा सवाल, रिस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन या श्वसन क्या है? ए ऑप्शन दे रहे हैं। क्या श्वसन उपचयी या ऊर्जाजनिक है?
उपचयी या ऊर्जा जनिक है, मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपने दो केमिस्ट्री में शब्द पढ़े होंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। उसी की बात हम कर रहे हैं। उपचयी यानी ऑक्सीडेशन। क्या यह ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है और इसके साथ ऊर्जा जनिक है, यानी ऊर्जा उत्पन्न होती है। अंग्रेजी वाले बच्चे इसको ध्यान से समझें। दूसरा, क्या यह ऑक्सीडेटिव रिएक्शन है, उपचयी या की जगह बल्कि तथा लिख लीजिए, यहां भी तथा लिख लीजिए, इसको भी काट लीजिए, तथा ऊर्जा शोषी क्रिया है। यानी जब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया होती है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। क्या ऐसी प्रक्रिया है? यहां भी सोच विचार कर जब जवाब देंगे तभी बनेगा। क्या यह रिडक्टिव प्रोसेस है, अपचयी है, अपचयी तथा ऊर्जाजनिक है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह रिडक्टिव प्रोसेस है, यानी अपचयी है तथा ऊर्जा शोषी है? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। यदि आपने रेस्पिरेशन की परिभाषा को सही ढंग से समझा है या रेस्पिरेशन होता क्या है यदि आपने पढ़ा होगा तो ये जवाब आपसे बनेगा। नहीं तो जब हम इसका उत्तर बताने आएंगे आप लिखते चलिएगा कि आपने कौन से उत्तर को टिक किया है, ताकि जब हम उत्तर बताएं तो आपको ये पता रहे कि सही कौन सा है और क्यों सही है। ये सारा डिस्कशन जब हम वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, इपीग्लॉटिस, ध्यान से नाम सुनिएगा, इपीग्लॉटिस एक रचना है। कहां होती है ये आप जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। कई बार हमने आपको ऑफलाइन भी और अनअकैडमी के सेशन पर भी पढ़ाया है। तो इपीग्लॉटिस सीमा निर्धारित करता है। सवाल को समझिएगा, सीमा निर्धारित करता है। कुल मिलाकर के इस सवाल से हम पूछना यह चाह रहे हैं कि इपीग्लॉटिस का काम क्या है या इपीग्लॉटिस की लिमिटेशंस क्या है। ये ऑप्शन दे रहे हैं। क्या एपिग्लॉटिस की सीमा या लिमिट यूस्टेकियन ट्यूब्यूल की है? याद करिए, यूस्टेकियन ट्यूब्यूल कहां होती है? जरा याद करिए, सुनने वाला काम करते हैं वहां पर एक, जब यदि आपने कान की संरचना पढ़ा हो, कान की संरचना में ये ट्यूब्यूल आती है। क्या काम होता है ये जब हम आपको कान पढ़ाएंगे या सेंसरी ऑर्गन पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। यूस्टेकियन ट्यूब्यूल की सीमा निर्धारित करता है। बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या इसका संबंध या ये सीमा निर्धारित करता है ग्लॉटिस की? हिंदी में यदि इसको कहें ग्लॉटिस या कंठ द्वार। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह लंग्स की सीमा निर्धारित करता है, फेफड़ों की? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह इंटरनल ईयर की, इंटरनल ईयर यानी आंतरिक कर्ण की सीमा को निर्धारित करता है? ये सवाल को समझिएगा। आज सारे के सारे सवाल तथ्यात्मक हैं। यह तथ्यात्मक सवाल आपसे बनते हैं, इसका मतलब आपकी थ्योरी मजबूत है। तथ्यात्मक सवाल ही नहीं बनते तो समझ लीजिए आपने सिर्फ सवालों को पढ़ा है, थ्योरी पढ़ी ही नहीं। एपिग्लॉटिस सीमा निर्धारित करता है
यूस्टेशियन ट्यूब्यूल की, ग्लाटिस या कंठद्वार की, लंग्स की या इंटरनल ईयर की। किसको बांधता है, यह सवाल हमने पूछा है। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। और फिर हम आपको देते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा कथन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जो, सवाल को समझिएगा, जो श्वसन गैस को रुधिर यानी ब्लड के द्वारा संचालित करता है। कौन सा कथन है जो श्वसन गैस को ब्लड के द्वारा संचालित करता है? ए ऑप्शन, स्टेटमेंट देखिएगा। ए ऑप्शन, आरबीसी ऑक्सीजन संचालित करती हैं, आरबीसीज ऑक्सीजन संचालित करती हैं, और डब्ल्यूबीसी कार्बन डाइऑक्साइड संचालित करती है। पहला स्टेटमेंट देखिए। दूसरा स्टेटमेंट, आरबीसी ऑक्सीजन संचालित करती हैं, ऑक्सीजन संचालित करती हैं, और प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड संचालित करता है, प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड संचालित करता है। तीसरा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि दोनों, यानी आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, दोनों की बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों संचालित करती हैं। हम कह रहे हैं आपसे कि आज के सारे सवाल वो सवाल हैं जो आपकी थ्योरी को चेक करेंगे कि आपने थ्योरी इसकी बढ़िया से पढ़ी है कि नहीं। दोनों आरबीसी और डब्ल्यूबीसी ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को संचालित करती हैं। और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि आरबीसी और प्लाज्मा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संचालित करते हैं। बच्चों सही जवाब कमेंट सेक्शन में भेजिए, और हो सके तो कारण भी बताइए कि किस कारण के आधार पर आप उत्तर अपना बता रहे हैं, ए अथवा बी अथवा सी अथवा डी। सही जवाब का दीजिए कमेंट सेक्शन में, नहीं तो रुकिए, हम इसको जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे। बच्चों 5वां सवाल, श्वसन पथ या रेस्पिरेटरी ट्रैक, श्वसन पथ में आने वाले विकार
में आने वाले व्यवधान या रोग, श्वसन पथ में आने वाले विकार को चुनिए। क्या यह विकार धानु स्तंभ है? क्या यह विकार दमा है? क्या यह विकार पीलिया है? और क्या यह विकार पेचिस है? श्वसन से जुड़े हुए या श्वसन पथ से आने वाले विकार, सवाल को काफी मार्च करके बनाया गया है। श्वसन पथ में आने वाले विकार को चुनिए। सही जवाब देना है आपको धनुस्तंभ, दमा, पीलिया, पेचिस। सही जवाब आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में दीजिए सही जवाब। 6वां सवाल आपके स्क्रीन पर। श्वसन पथ यानी सांस लेने का रास्ता के अंगों में वायु के अंगों में वायु निम्न में से किस क्रम में गति करती है? किस क्रम में गति करती है? मतलब जब हवा बाहर से वायुमंडल से आपके नाक के थ्रू आगे बढ़ती है तो उसका सही क्रम आप बताइए उन अंगों का। वही सवाल हम यहां पूछना चाहते हैं। ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या हुआ? कंठ यानी लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर एल्वियोलाई और फिर लंग्स। सही क्रम आपको बताना है। बी ऑप्शन दे रहे हैं नॉस्ट्रिल, फिर इसके बाद कंठ या इसको लैरिंग्स कह लीजिए, फिर इसके बाद ट्रैकिया और फिर इसके बाद लंग्स। सी ऑप्शन दे रहे हैं माउथ, फिर इसके बाद फायरिंग्स, फिर इसके बाद ट्रैकिया, फिर इसके बाद लंग्स और डी ऑप्शन दे रहे हैं नॉस्ट्रिल, फिर इसके बाद लैरिंग्स, फिर इसके बाद फायरिंग्स यानी ग्रसनी, फिर इसके बाद ट्रैकिया और फिर इसके बाद लंग्स। ध्यान से चारों ऑप्शन को देखिए, थोड़ा थोड़ा करके अंतर, थोड़ा थोड़ा अंगों में परिवर्तन किया गया है। सही जवाब कौन सा होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? कहां से कहां हवा जा रही है, कुल मिलाकर के आपको यह बताना है। इसके पहले वाले वीडियो में इसका डिस्कशन चित्र बना करके हमने आपको समझाया। यह था 6वां सवाल। आइए 7वें सवाल पर आपको ले चलते हैं। जब हम सांस लेते हैं, सांस की प्रक्रिया के समय का यह सवाल है। श्वसन में
डायफ्राम। डायफ्राम पर पहले डिस्कशन हो चुका है। श्वसन में डायफ्राम को किस दौरान, समझिएगा, को किस दौरान ऊपर धकेला जाता है, ऊपर धकेला जाता है। प्रैक्टिस कर लीजिए, सांस लेने की, सांस छोड़ने की प्रक्रिया तय कर लीजिए। ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं, डायफ्राम देखते रहिए। ए में दे रहे हैं निश्वसन की क्रिया या एक्सप्रेशन, निश्वसन। बी ऑप्शन दे रहे हैं जब एक्सप्रेशन, निश्वसन की समाप्ति हो जाए, निश्वसन की समाप्ति हो जाए। सी ऑप्शन दे रहे हैं जब हम रेस्ट में हों, यानी विश्राम में हों। और डी ऑप्शन दे रहे हैं जब हम एक्सरसाइज कर रहे हो, व्यायाम कर रहे हो। सोच लीजिएगा, डायफ्राम को किस दौरान ऊपर धकेला जाता है। देख लो, ऊपर करके देख लो, चारों प्रक्रिया में कर लो, व्यायाम करके देख लो, रेस्ट करके देख लो, निःश्वसन करके देख लो। जब डायफ्राम ऊपर जा रहा हो, निःश्वसन की समाप्ति पर, निःश्वसन पर, किस पर डायफ्राम ऊपर की ओर धकेला जाएगा? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए, नहीं तो हम आपको समझाएंगे। 8वां सवाल, मनुष्य में फेफड़े छोटे छोटे, यानी लंग्स छोटे छोटे वायु कोषों के, एयर सैक के, वायु कोषों के बने होते हैं। इन वायु कोषों को, इन वायु कोषों को क्या कहते हैं? एक बच्चे ने इसके पहले वाले वीडियो में इस पर सवाल पूछा था, इसलिए ये सवाल हमने जोड़ा। मनुष्य में फेफड़े छोटे छोटे वायु कोषों के बने होते हैं, इन वायु कोषों को क्या कहते हैं? ये ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये विंड पाइप है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या ये ट्रैकिया है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह एल्वियोलाई है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या यह ट्रैकिओल्स हैं? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए 8वें सवाल का, क्योंकि ये डिस्कशन के लिए इसके पहले वाले वीडियो में हमने कई बार चित्र बना करके आपको समझाया। मनुष्य में फेफड़े छोटे छोटे वायु कोषों के बने होते हैं, इन वायु कोषों को क्या कहते हैं? सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। लीजिए 9वां सवाल आपके स्क्रीन पर। पोषक तत्वों का अवशोषण पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त एवं ब्लड एवं टिश्यूज के बीच, ऊतकों के बीच
श्वसन संबंधी, श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है। प्रश्न को समझिएगा तब जवाब दीजिए। पोषक तत्वों का अवशोषण तथा ब्लड एवं टिश्यू के बीच श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है। किसमें होता है? क्या शिराओं में होता है, यानी वेन्स में होता है? क्या कैपिलरीज में होता है? केशिकाओं में होता है? सी ऑप्शन दे रहे हैं क्या आर्टरीज में होता है, धमनियों में होता है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं क्या यह हार्ट में होता है? सोचिएगा, थोड़ी सी माइनर गलती आपका उत्तर गलत कर सकती है। पोषक तत्वों का अवशोषण तथा ब्लड एवं टिश्यू के बीच श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है। सेम सवाल पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 2016 में पूछा गया। इसके अलावा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आप इसका सही जवाब कीजिए और लीजिए आज के सेशन का अंतिम सवाल। निःश्वसन कर लें, मतलब सांस बाहर छोड़ लें, निःश्वसन। एक होता है एक्सपिरेशन, एक होता है इंस्पिरेशन। तो ये एक्सपिरेशन है, एक्स, निःश्वसन। एक्सपिरेशन के दौरान प्रमुख घटनाओं को चुनिए। एक्सपिरेशन के दौरान कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं होती हैं, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन दे रहे हैं। डायफ्राम चपटे हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं। पसलियां ऊपर उठती हैं, प्रैक्टिकल सवाल है। पसलियां ऊपर उठती हैं। फेफड़े फैल जाते हैं, फेफड़े फैल जाते हैं। निःश्वसन के दौरान निःश्वसन के दौरान क्या होता है? डायफ्राम चपटे हो जाते हैं, पसलियां ऊपर उठती हैं, फेफड़े फैल जाते हैं। और दूसरा, डायफ्राम ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते हैं। जरा इसकी अंग्रेजी देखिएगा। निःश्वसन की इंग्लिश क्या है? हो सकता है ये गलत हो, इसको करेक्ट करने की कोशिश करिएगा, तब सवाल करिएगा। डायफ्राम ऊपर उठते हैं, पसलियां नीचे आती हैं, पसलियां नीचे आती हैं, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं, डायफ्राम ऊपर उठते हैं,
पसलियां ऊपर उठती हैं, पसलियां ऊपर उठती हैं, फेफड़े फैल जाते हैं, और डी अंतिम ऑप्शन दे रहे हैं, डायफ्राम चपटे हो जाते हैं, पसलियां ऊपर उठती हैं या रिब्स, पसलियां ऊपर उठती हैं, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। निःश्वसन के दौरान प्रमुख घटनाओं को डायफ्राम चपटे, पसलियां ऊपर उठी, फेफड़े फैले, जरा ध्यान से देखिए। और पक्का है, हमें लग रहा है कि एक्सप्रेशन सही होगी इसकी अंग्रेजी। निःश्वसन के दौरान कौन सी घटना होती है, जरा प्रैक्टिकल करके तब जवाब कीजिएगा। और यह सवाल पीएनएसटी में भी पूछा है, पुलिस कांस्टेबल में, एमपीएसआई ने भी पूछा, और मध्य प्रदेश की पीएससी में भी यह सवाल पूछा गया। 10वां सवाल। सही जवाब कमेंट सेक्शन में कीजिए। अब चलते हैं, इन 10 सवालों में आपने कितने सवाल सही किए ये जरूर बताइएगा। अब हम आपको ले चलते हैं पहले सवाल पर, और उसका उत्तर का कारण सहित आपको डिस्कशन बताते हैं। आइए पहले सवाल पर। पहला सवाल हमने आपसे पूछा था, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। अब आप जानते हो कि ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रिस्पिरेशन में मोटे तौर पर, ध्यान से सुनना और जरूरत पड़े तो लिख लेना, ग्लाइकोलिसिस सेलुलर रिस्पिरेशन में मोटे तौर पर ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। आप याद करिए, ग्लूकोज का अपघटन करते करते और पायरुविक एसिड बनाया जाता है। सीधे प्रोडक्ट की बात करें तो ग्लूकोज का उपयोग होता है, एक बात। लेकिन यदि इसकी जगह पर किसी दूसरे कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाए, ग्लूकोज के जगह फ्रक्टोज ले लिया जाए या कुछ और ले लिया जाए, तो सबसे पहले जो भी शर्करा है उसको पहले हमारा शरीर ग्लूकोज में ही बदलेगा। माने इसका प्रथम उत्पाद ग्लूकोज बनाना जरूरी होगा, एक बात। इसके बाद ही वो श्वसन में भाग लेगा। पहले ग्लूकोज बनेगा तभी श्वसन में भाग लेगा। अब यह कह रहा है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, अविकसित कोशिकाएं हैं, और इन अविकसित कोशिकाओं में केंद्रक के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, प्रोकैरियोटिक की विशेषता है। वहां भी जिस तरह की शक्कर होगी, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में सबसे पहले उसको ग्लूकोज में ही बदला जाएगा, और फिर आगे की प्रक्रिया होगी। तो कुल मिलाकर के ग्लाइकोलिसिस की क्रिया चाहे अवायवीय जंतुओं में हो, चाहे पेशीय कोशिकाओं में हो, चाहे प्रोकैरियोटिक में हो, किसी में हो, सबसे पहले जो भी शक्कर आई है उसका ग्लूकोज में कन्वर्सन होगा, फिर ग्लूकोज के बाद आगे का कन्वर्सन पायरुविक एसिड में होना ही पड़ेगा। ये प्रक्रिया चलेगी ही, चाहे कोई भी जंतु हो। इसलिए लगभग इसका सही जवाब होगा लगभग सभी कोशिकाओं में होती है। समझ गए होंगे। एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर देते हैं कि ग्लाइकोलिसिस कोशिकीय श्वसन में मोटे तौर पर ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि इसकी जगह पर किसी दूसरे कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग होता है तो पहले वह ग्लूकोज या शर्करा में रूपांतरित होता है, इसके बाद वह श्वसन में भाग लेता है। तो ये पहला जवाब। दूसरा सवाल है, श्वसन है क्या, रिस्पिरेशन क्या है? उपापचय है। जैसा हमने कहा कि यहां पर आपको ऑक्सीडेटिव
जो अंग्रेजी वाले बच्चे हैं वो समझ लें, ऑक्सीडेटिव एंड एनर्जी प्रोड्यूसर, एनर्जी प्रोड्यूसिंग, ऐसे इसको कहोगे तो ये रिडक्टिव एंड एनर्जी प्रोड्यूसिंग। तो उपचय अपचय ये समझे रहिएगा, अपचय उपचय ये आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कई बार। तो यहां पर आपको बताना है कि रेस्पिरेशन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है। श्वसन जीवों में होने वाली, ये पक्का आप समझ लीजिए कि श्वसन जो होता है वह जीवों में होने वाली ऑक्सीकरण क्रिया है, जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है, फलतः ऊर्जा मुक्त होती है। हमको ये लग रहा है कि ये जो हमने ऑक्सीडेटिव बताया है ये अंग्रेजी में रिडक्टिव है, समझ गए, और ये जो है ये ऑक्सीडेटिव है। देख लीजिएगा, इसकी हिंदी और अंग्रेजी में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बार बार आप लोग हिंदी अंग्रेजी वाला करवाते हो, सीधा अंग्रेजी होता तो ज़्यादा अच्छा था। ये रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीडेटिव है, और जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान हमें ऊर्जा मिलती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इसका सही जवाब होगा अपचयी तथा ऊर्जाजनक। इस प्रकार बनी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर भी पहुंचाया जाता है। श्वसन एक अपचयी क्रिया है, इससे भार में कमी होती है, यानी यह अपचयी तथा ऊर्जाजनिक है। जीवों में, पहले उत्तर सुनना, श्वसन जीवों में होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया है जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है, फलतः ऊर्जा की मुक्त होती है, तथा इस प्रकार बनी कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर पहुंचाया जाता है। लेकिन श्वसन एक अपचयी क्रिया है, इससे शरीर के भार में कमी होती है, इसलिए ये रिड्यूसिंग प्रोसेस है। इसकी अंग्रेजी जरूर कंफर्म करिएगा कि अंग्रेजी में इनको अपचयी और अपचयी को क्या कहते हैं। एपिग्लॉटिस सीमा निर्धारित करता है। एपिग्लॉटिस जब आप आहार नाल में की बात करते हैं और सांस लेने की बात करते हैं, तो ये मान लीजिए नाक वाला एरिया हो, नाक वाली पाइप हो गई। नाक वाली पाइप आगे भोजन वाली पाइप से, ये मान लीजिए माउथ वाली पाइप हो गई, ये दोनों आपस में मिलती है और फिर इसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है। जब ये दोनों मिलती हैं तो आप कोशिश कर लीजिए, यदि आप सांस ले रहे हो तो लार को गटकना क्या संभव है? नहीं है संभव। इस असंभव काम को करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वही ये सवाल पूछ रहा है कि एपिग्लॉटिस सीमा निर्धारित किसकी करता है। तो एपिग्लॉटिस इसी कंठ द्वार की सीमा को निर्धारित करता है, इसी को कंठ द्वार कहते हैं। श्वास नली का ऊपरी सिरा एक छोटे से छिद्र के द्वारा ग्रसनी से जुड़ता है, इस छिद्र को ग्लॉटिस कहते हैं। यह छिद्र एक फ्लैप के द्वारा ढका होता है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। भोजन निगलते समय एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देता है, जिससे भोजन श्वसन तंत्र में नहीं जा पाता। अन्य समयों में ग्लॉटिस खुला होता है और श्वसन होता रहता है। समझ गए होंगे आप बात को। इसका सही जवाब होगा ग्लॉटिस या कंठ द्वार। जो हम बोल रहे हैं उसको आप वीडियो को आगे पीछे करके लिख जरूर लीजिएगा। चौथा जो सवाल हमने पूछा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है जो श्वसन गैसों को ब्लड के द्वारा संचालित करता है। इसमें चौथे सवाल में इसका सही जवाब होगा डी। आरबीसी और प्लाज्मा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संचालित करते हैं। कारण लाल रुधिर कणिकाओं में यानी आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ये आरबीसी का हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन का संवहन करता है, आपको याद होगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता, तो एक तो आरबीसी ने परिवहित कर दिया ऑक्सीजन को,
जो कार्बन डाइऑक्साइड को तथा प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड को संचालित करता है। यहां लिखिएगा तथा प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड को संचालित करता है और वो भी कार्बोनेट के रूप में। ये भी सवाल पूछा गया है तो कार्बोनेट तैयार रखिएगा। ये तो ऑक्सीजन का परिवहन कर दी कार्बोनेट के रूप में, प्लाज्मा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, आरबीसी एंड प्लाज्मा ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को संचालित करते हैं। 5वां सवाल हमने पूछा, श्वसन पथ में आने वाले विकार को चुनिए। धन स्तंभ, पीलिया, पेचिस, ये अलग अलग रोग हैं। सिर्फ एक ही है जो रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ है, वो है दमा। इसका सही जवाब होगा बी। 6वां सवाल हमने पूछा, श्वसन पथ के अंगों में वायु निम्न में से किस क्रम में गति करती है। क्रम याद कर लीजिए, कहां से शुरू करेंगे। 6वां सवाल देखिए, और आपको हम बता दें कि सबसे पहले हवा जो होती है, ये जो छेद है हमारे नाक की तरफ देखो, ये जो छेद है ये नास्ट्रिल कहलाते हैं। तो शुरुआत नास्ट्रिल से होती है। अब नास्ट्रिल के बाद कंठ में जाएगी, क्योंकि यहां गले में कंठ वाला हिस्सा तो कंठ में जाएगी, लैरिंग्स में जाएगी। कंठ ये श्वसन तंत्र का ही भाग है, ये भी जान लो। कंठ जो है, लैरिंग्स जो है, ये श्वसन तंत्र का भाग है। कुछ लोग खराटे लेते हैं, वो रेस्पिरेशन की प्रक्रिया में खराटा आता है, क्योंकि वोकल कार्ड वहीं होते हैं। या थोड़ा तिरछा हो जाए तो हवा आने और जाने में वहीं वोकल कार्ड पर टकराती है और हमें खराटे आते हैं। इसलिए जब भी सोइए बिल्कुल सीधा सोइए, खराटे नहीं आएंगे। तो नास्ट्रिल, फिर कंठ। और कंठ जो होता है, एक बात आपको बता दें, ये स्व उत्पत्ति अंग भी माना जाता है। एक सवाल ये भी पूछा गया, यही हम बता दें आपको। कंठ जो होता है, कंठ यह स्व उत्पत्ति अंग भी कहलाता है। पढ़े रहना इसको, स्व उत्पत्ति अंग भी कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा। और फिर इसके बाद ट्रेकिया में जाएगी, ट्रेकिया के बाद लंग्स में चली जाएगी। तो 6वें सवाल का सही जवाब होगा नास्ट्रिल, लैरिंग्स, फिर फेरिंग्स, फिर ट्रेकिया और फिर लंग्स में चली जाएगी। यानी ग्रसनी में उसको जाना जरूरी होगा, क्योंकि वहां एपिग्लाटिस, ग्लाटिस और ग्रसनी जो है भाग डाइजेस्टिव वाला है। हमने उधर चित्र में बताया आपको कि दोनों भाग आपस में मिलते हैं। देखिए जरा इस चित्र में, ये देखिए, ये दोनों भाग यहां मिल रहे हैं। जहां ये मिलते हैं ये कहलाता है फेरिंग्स या ग्रसनी। तो इसका सही जवाब होगा डी। 7वां सवाल देखिए, श्वसन में डायफ्राम को किस दौरान ऊपर धकेला जाता है। पक्का है, सांस लेने की आप प्रक्रिया करेंगे तो 7वें सवाल का सही जवाब आपको मिलेगा जब आप सांस छोड़ने के बाद रुकते हैं। छोड़िए, अब फिर रुक जाइए। तो डायफ्राम को ये वाला हिस्सा ध्यान से देखिए, ये वाला हिस्सा आपको ऊपर की ओर धकेला हुआ मिलेगा। इसलिए सही जवाब होगा निःश्वसन की समाप्ति पर, ना कि निःश्वसन पर। निःश्वसन जब समाप्त हो जाता है तब डायफ्राम ऊपर की ओर धकेला जाता है, धक्का मारा जाता है, ऊपर चला जाता है। 8वें सवाल में पूछा कि मनुष्य में फेफड़े छोटे छोटे बाह्यकोशों के बने होते हैं। इन बाह्यकोशों को क्या कहते हैं। आप वो वाला चित्र याद करिए, हमने एक लैरिंग्स बनाया था, फिर एक विंड पाइप बनाई थी, और यहाँ पर सी के आकार के छल्ले लगाए थे। तो ये लैरिंग्स हो गया, ये ट्रैकिया हो गई, और ट्रैकिया फिर दो भागों में बट गई थी, लेफ्ट और राइट में। और जब लेफ्ट वाली या राइट वाली आगे गई तो ये पतली पतली शाखाओं में बट गई। ये देखिए पतली पतली, और पतली पतली शाखाओं में बटने के बाद जो इनके एंड पोर्शन थे वो छोटे छोटे बाह्यकोशों में बट जाते हैं, ऐसा। और ये जो छोटे छोटे बाह्यकोश हैं बच्चों, ये एल्वियोलाई कहलाते हैं। इसका डिस्कशन इसके पहले वाले सवालों पर हो चुका है, इसलिए इसका सही जवाब होगा सी, एल्वियोलाई। 9वें सवाल पर हमने पूछा, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा ब्लड एवं टिश्यू के बीच श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है, किससे होता है। इसका हिंदी होती है, इसको सिरा बोलते हैं।
इसकी हिंदी होती है, इसको केशिका बोलते हैं, केशिका, कोशिका नहीं केशिका। इसको धमनी बोलते हैं और इसको हृदय बोलते हैं। अब सही जवाब आप दीजिए। तो आपको याद होगा ये भी चित्र हमने बनाया था। मान लीजिए इधर से धमनी आती है, धमनी बहुत पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है। ये एक ही धमनी बहुत पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, और जो ये पतली शाखाएं होती हैं, चाहे धमनी की हो चाहे सिरा की हो, ऐसे मान लीजिए इधर से सिरा आती हो, इधर से सिरा है, तो ये सिरा की भी शाखाएं पतली पतली बटेगी, ये पतली पतली, ये पतली पतली, और जा करके धमनी की उन शाखाओं से जुड़ जाती है। और ये जो बीच की शाखाएं बनी ना पतली पतली, ये कहलाती हैं केशिकाएं। इन्हीं केशिकाओं के द्वारा भोज्य पदार्थ, ब्लड का भोज्य पदार्थ, पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन का ट्रांसफर होता है। भोज्य पदार्थ ब्लड में मिलता है, तो इसकी सही जवाब होगा कैपिलरी या केशिका। बच्चों, आज के सेशन का अंतिम सवाल, निःश्वसन के दौरान प्रमुख घटनाओं को चुनिए। इसमें निःश्वसन के दौरान ध्यान से कर लीजिए आप, इसका सही जवाब होगा, जब चारों पढ़ोगे कि डायफ्राम चपटे हो जाते हैं, पसलियां ऊपर उठती हैं, फेफड़े फैल जाते हैं, डायफ्राम ऊपर उठते हैं, पसलियां नीचे आती हैं, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, डायफ्राम ऊपर उठते हैं, पसलियां ऊपर उठती हैं, फेफड़े फैल जाते हैं, डायफ्राम चपटे हो जाते हैं, पसलियां ऊपर उठती हैं, फेफड़े सिकुड़ जाते हैं। 10वें सवाल का सही जवाब होगा डायफ्राम चपटे हो जाते हैं। देखो करके निःश्वसन करो तो डायफ्राम चपटा, पसलियां ऊपर, फेफड़ा फैल गया। निःश्वसन में मस्तिष्क के श्वसन केंद्र के प्रभाव से बाह्य एक्सटर्नल इंटरकास्टल मसल्स जो होते हैं वो सिकुड़ते हैं और डायफ्राम को चिपका देती हैं, पसलियां ऊपर उठती हैं और फेफड़े फैल जाते हैं। इससे इसमें अंदर का वायुदाब वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है और वायु नाक से होती हुई, नाक के रास्ते से घुसती हुई और फेफड़ों में चली जाती है। तो इस प्रोसेस को जरा गंभीरता से समझिएगा। सही जवाब इसका होगा 10वें सवाल का सही जवाब होगा डायफ्राम चपटे हो जाते हैं, पसलियां ऊपर उठती हैं, फेफड़े फैल जाते हैं और जैसे ही फेफड़ा फैला वैसे ही जो इसके अंदर का प्रेशर था, वायुमंडलीय प्रेशर, इन दोनों में फर्क आता है और तुरंत वायुमंडलीय हवा फेफड़े की तरफ भागती है। तो इस तरह से बच्चों ये 10 सवाल पूरे हुए और इस पूरे 10 सवालों को अच्छे से एनालिसिस करके बढ़िया नोट्स बनाइएगा। इसके बाद भी अभी हम फुल लेंथ टेस्ट रेस्पिरेशन पर जारी रखेंगे, इसलिए रेस्पिरेशन वाले चैप्टर को ईमानदारी से पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।